वेलकम डियर्स। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हम तुगलक वंश को समझ रहे थे। इसमें हमने गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक को समझ लिया था डिटेल में। आज हम एक ऐसे सुल्तान को समझने वाले हैं जो हिंदू माता से उत्पन्न हुआ, लेकिन पूरी तरीके से कट्टर मुस्लिम बनकर रहा, जिसने हिंदुओं को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया, मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए। और साथ के साथ जितनी उसकी नीतियां होती थी उनमें मुस्लिमों को प्राथमिकता दी जाती थी, तुष्टीकरण की नीति अपनाई। तो ये शासक था फिरोज शाह तुगलक। हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे, उससे पहले एक बार हल्का सा आप रिवाइज कर लें, 1 मिनट में 2 मिनट में। हमने किया क्या है तुगलक वंश में? तो तुगलक वंश की शुरुआत हमने यहाँ से की थी, जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि ये तुगलक वंश 9 शासक टोटल इसमें रहे हैं। और इन 9 शासकों में 94 वर्ष के लिए, 94 ईयर्स के लिए सर्वाधिक समय इसी का रहा है तुगलक वंश का। कब से कब तक? 1320 से 1413 या 1414 के आसपास तक। गयासुद्दीन तुगलक शाह इसका पहला शासक है, जो हिंदू माता से उत्पन्न था। और हिंदू माता से उत्पन्न हमें एक शासक देखने मिल रहा है, जिसको आज हम करने वाले हैं फिरोज शाह तुगलक को। ठीक है, समय आप इसमें ध्यान रखेंगे, मैंने एक चीजें समझा दी हैं। बाकी इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक एक बुद्धिमान मूर्ख शासक था, जिसने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी की। सर्वाधिक जो क्षेत्र विस्तार रहा इस पूरी सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का, वो इस मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय रहा था। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक के बाद ये कुछ उत्तराधिकारी इसके आएंगे, इनको आज ही की क्लास में हम कर लेंगे। इन्हें एक बार एक नज़र देखनी है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है इसमें। इसमें महमूद शाह को थोड़ा सा समझना है, बाकी को थोड़ा थोड़ा, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा समय व्यतीत नहीं किया। आप देखेंगे तो यहाँ से 1388 से और 1414 तक ये सभी सिमट कर चले गए हैं। ठीक है, यहाँ से इवन यहाँ देखेंगे 1388 से 1394, मात्र 4 5 6 साल में ये 4 5 शासक बदल जाते हैं। तो यहाँ पर हम समय ज्यादा नहीं लगाएंगे, हम फिरोज शाह तुगलक को समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार देख लेते हैं, गयासुद्दीन तुगलक गाजी बली के था इसका मूल नाम। 1320 में गद्दी पर बैठा, 25 में 5 6 साल के लिए रहा। खिलजी वंश के नुसरत शाह की हत्या करके ये तुगलक वंश की गद्दी पर बैठा था। मतलब तुगलक वंश को इसने स्थापित किया था, गद्दी पर बैठा दिल्ली सल्तनत की। कहानी मैंने बता दी थी कि एक छोटा सा बालक है, उसको इसने उसका संरक्षक बना और किस तरह से उसकी हत्या की, वो इससे पिछली क्लास में कहानी बता दी थी। ठीक है, कैराना तुर्कों से संबंधित था ये। इसके एक बार एक नजर मार लें आप, मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे इसके कार्य सुधार क्या थे। तो कार्य सुधारों में हमने कुछ महत्वपूर्ण चीजें एक बार नजर मार लो। एक तो डाक व्यवस्था इसने उत्कृष्ट की। ठीक है, जो पहले से चलती हुई आ रही थी, लेकिन उसको इसने अच्छे लेवल पर पहुंचा दिया। शुरुआत कहाँ से हो रही है उसकी? अलाउद्दीन खिलजी से। तो मैंने यहाँ पर एक पैटर्न बताया था, इसका कॉन्सेप्ट बताया था कि जो अलाउद्दीन खिलजी काम कर रहा है, उन सारे कामों को सुचारू रूप से, सही तरीके से, उत्कृष्ट अवस्था में जो पहुंचा रहा है वो ये पहुंचा रहा है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े दागने की प्रथा चालू की थी। क्यों की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी वाली क्लास में मैंने डिटेल में समझाया इस चीज को, जिससे कि पहचान रहे, उन्नत किस्म के घोड़े सेना में रहे। सैनिक उन चालबाजी से घोड़े नए दिखाकर, अच्छे दिखाकर, और बेकार घोड़े अपने साथ में ना रख लें। तो उसके लिए सैनिकों का हुलिया, कि सैनिक जो हैं उनका हुलिया, उनका एक वेरिफिकेशन हो, वो अलाउद्दीन खिलजी ने जो चालू किया था, उसको इसने, गयासुद्दीन तुगलक ने सुचारू रूप से किया। ये नियमों और शिष्टाचार के लिए पद बनाया। शराब की बिक्री पर, उत्पादन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। स्वयं के मकबरे का निर्माण करवाया और तुगलक शैली में दिल्ली का तुगलकाबाद नगर बसाया, मरम्मत कराई, और यहाँ नई सड़कों का निर्माण कराया। सिंचाई के लिए सही था, अकाल सही था, इन सब के लिए काम किया। मतलब वही अलाउद्दीन खिलजी वाले काम को इसने आगे बढ़ा दिया। यहाँ से हम देखेंगे जो लगान की दर थी उन्हें थोड़ा सा इसने कम कर दिया, क्योंकि वहां से अराजकता फैल रही थी हमारे समाज में। जैसे मैंने बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, लगान को हाफ कर दिया था, एक बटे मतलब हम देखेंगे 50%, ऐसा माने जितनी उपज होती थी हिंदुओं को, उसका 50% लगान के रूप में देना पड़ता था अलाउद्दीन खिलजी को, और मुस्लिम केवल 25% देते थे। तो इसने उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने जो अधिकार खत्म कर दिए थे खुद मोहम्मद चौधरी के, वो इसने पुनः वापस दे दिए। तो इस तरह के इसने काम किए थे। सैन्य अभ्यास में हमने देखा कि इसके जो सैन्य अभ्यास थे उसमें किसने, गयासुद्दीन तुगलक के साथ में जो सहयोग किया उसका, उसके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। ये रहा पुत्र जूना खां। ठीक है, इसने इसका सहयोग किया, तो इसको हमने देखा। और लास्ट में क्या हुआ था कि इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कैसे होती है? वही गयासुद्दीन तुगलक की जब मृत्यु हुई, उसका कारण पूछा जाता है तो आपको पता ही होगा, बताया था मैंने। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक क्या किया
कि जब ये बंगाल बिहार से लौट रहा था वापस अभियान करके लड़ाई करके, तो इसके स्वागत में दिल्ली के पास में एक किला बनवाया, मतलब एक महल सा बनवाया, जो लकड़ी का, जल्दबाजी में लकड़ी का बनवा दिया गया और चलता फिरता, जैसे हम कह सकते हैं पंडाल टाइप का बनवाया। और जब ये आता है तो वहां पर ये अपने साथ में हाथी लाता है सेना से जीतकर। जब ये हाथी लाया तो उन हाथियों की चहलकदमी से वो महल गिर जाता है। तो इसके बारे में अनेक अलग अलग प्रथाएं हैं, जैसे ये जूना खां का षड्यंत्र था, या निजामुद्दीन औलिया से इसके कटु संबंध थे गयासुद्दीन तुगलक के। और निजामुद्दीन औलिया ने इसको श्राप दिया, इसने बोला निजामुद्दीन औलिया को कि आप यहाँ से निकल जाओ। सूफी संत है, कहानी पूरी बता दी है मैंने, कि यहाँ से निकल जाओ दिल्ली से छोड़कर। तो ये बोलते हैं दिल्ली हुजूम, दिल्ली अभी दूरस्ती, मतलब दिल्ली अभी दूर है। तो ऐसा इसकी वजह से भी ये वहां पर मर गया, ऐसा भी बोला जाता है। ये कौन था मोहम्मद बिन तुगलक? जोना खान। 1325 में गद्दी पर बैठा, 51 तक रहा, लगभग 26-27 साल तक इसने शासन किया। और शासन काल में इसने नए नए प्रयोग किए, इसको प्रयोगवादी शासक बोला जाता है, ध्यान रखें। नए नए प्रयोग में क्या किया अभी देखने वाले हैं हम। इसकी देखें, इसको बुद्धिमान मूर्ख शासक कहा जाएगा या भाग्यहीन आदर्शवादी। बुद्धिमान मूर्ख का मतलब यह है कि ये बुद्धिमान तो था, नए नए प्रयोग कर रहा है, लेकिन उनको सही तरीके से लागू नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से इसके जो सारे प्रयोग हैं वो लगभग लगभग सभी असफल हो जाते हैं। तो इसको या तो वो भाग्य इतना अच्छा नहीं था लेकिन अपनी आदर्शवादिता पर चलता था, या फिर बुद्धिमान था लेकिन मूर्ख भी था साथ में, सही तरीके से उनको सही समय पर लागू नहीं कर पाया। इसके शासनकाल में एक व्यक्ति आ रहा है, कौन? मोरक्को से, 1333 में, अफ्रीका का यात्री इब्न बतूता। इब्न बतूता भारत आ रहा है और ये उसको क्या बना दे रहा है? काजी बना दे रहा है, ठीक। इब्न बतूता को राजदूत बनाकर ये कहाँ भेज रहा है? चीन भेज रहा है, ये भी हमने बताया, डिस्कस किया था। और इब्न बतूता ने इसकी घटनाओं को लिखा है एक किताब में जिसका नाम है किताबुल रहला, जिसको सफरनामा के नाम से भी जाना जाता है। इब्न बतूता के अनुसार ये सब देख लेंगे आप, ये सब समझा दिया है, ठीक है। किस तरीके से क्या साम्राज्य विस्तार था, सबसे ज्यादा जो साम्राज्य विस्तार था वो इसी के समय में था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, जिसको किताब रहला में इब्न बतूता ने विस्तृत किया है। यहाँ राजसमुंद्री अभिलेख में इसका जिक्र मिलता है। दुनिया का खान इसको बोला जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को। ये धनवानों का राजकुमार बोलते हैं एडवर्ड इसे। और ये पढ़ा लिखा विद्वान था, जो धार्मिक दृष्टि से उदार सहिष्णु था, धर्मनिरपेक्ष था। होली त्योहार मनाने वाला ये वो शासक था जो होली मनाता था, हिंदुओं का त्योहार मनाता था। सहिष्णु शासक था, मतलब सभी को बराबर। सती प्रथा पर इसने रोक लगा दी थी, ठीक है। ये भी हमने देखा सिक्कों पर। ये अपने इसके दरबार में राजशेखर और जिन प्रभासुरी जैसे जैन विद्वान रहते थे, क्योंकि ये सभी के लिए, धर्मों के लिए मतलब मान्यता रखता था कि सभी ठीक है। ठीक है, मिस्र के खलीफा से क्या इसने खुतबा पढ़वाया, उनसे स्वीकृति प्राप्त की। ये हमने देख लिया था, एक बार इस पर नजर मार लेना डिटेल में, क्योंकि देखो यहाँ पर क्लास हमें करनी है फिरोज शाह तुगलक की, तो एक बार इसको रिवाइज करना जरूरी है। बाकी डिटेल में मैंने समझा दिया है, आप देख लेना किस तरीके से अकाल संहिता। एक देखो, अभी अभी पेपर हुआ है यूजीसी नेट का, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, तकावी ऋण। तकावी क्या है ये पूछा गया था उसमें, नेट के पेपर में, इस बार के में देख लेना 2025 में। तो वहां पर ये क्या है, कृषकों को जो अकालग्रस्त समय पर, मतलब जब अकाल होता पड़ता था, तो वो जो कृषकों की जो परेशानियां होती थी उसके लिए जो ऋण दिया जाता था उसको तकावी कहा जाता था। एक सोनधर ऋण इसने चलाया, जो जो उपकरण खरीदने हैं या बीज वगैरह है उसके लिए जो ऋण होता था कृषि ऋण, उसको बोलते थे सोनधर। तो ये सब काम इसने किए, ठीक है। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसकी योजनाएं थी जो असफल रह गई। दोआब क्षेत्र में वृद्धि की, कर वृद्धि, टैक्स बढ़ाया, लेकिन वहीं पर क्या हुआ, अकाल पड़ गया जो इसको नुकसानदेह हुआ। राजधानी परिवर्तन, दिल्ली से दौलताबाद ले गया, देवगिरी जिसको बोला जाता था पहले, लेकिन वो सफल नहीं रहा, इसको वापस दिल्ली लौटना पड़ा, वो भी हमने देख लिया। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया, जो चांदी के सिक्के होते थे उनकी जगह तांबे वगैरह के सिक्के इसने चला दिए, कांसे के सिक्के चला दिए, जिसकी वजह से अ, समाज में अराजकता फैल गई। लोगों ने घर पे ही जाली टकसाल, मतलब लोकल टकसाल स्थापित कर ली, अपने घर में ही पैसे छापने की मशीन लगा ली, ऐसा कह लें। और वहां पर कोई मोहर वगैरह नहीं होती थी, तो वो उन्होंने बाजार में उतार दी, जिनको इसे वापस लेना पड़ा। एक एक चीज को समझाया हुआ है मैंने। खुरासान इसने अभियान किया जिसमें इसने सैनिकों की भर्ती कर दी, और वहां पर 1 साल के लिए इसने सभी को मतलब वेतन दे दिया, नकद वेतन। और जब ये लड़ाई करने का टाइम आया तो वहां पर कुछ राजनीति ऐसी हुई कि इसको शांत होना पड़ा, और वहां पर जो ट्रेनिंग किए हुए थे 1 साल के और पैसा खर्च किया हुआ था वो सब बेकार चला गया। अब वो घर बैठ गए सैनिक। कराचील अभियान किया, कराचील में चीन की तरफ। क्या था, पहाड़ी क्षेत्र था, वहां पर लोग चले गए।
अब कोई बोलता है कि जितनी बड़ी सेना गई थी उनमें से जब पहाड़ में ठंड में इसने उस अभियान को किया, तो वहां से उस क्षेत्र की जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से कुछ ही सैनिक, मात्र 5-10 सैनिक वापस लौट कर आते हैं और सभी मर जाते हैं। तो ये योजनाएं बेहतर होने के बावजूद असफल रही। असफलता के कारण हमने समझे थे। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था। इसने दोआब कर, ये एक एक करके इसको डिटेल में समझा था, जैसे दोआब कर में वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का चलन, खुरासान अभियान, कराचिल अभियान, और इन पर टिप्पणी। टिप्पणी क्या होती है? जब ये मरता है, चलो वो आगे होगा। इसके समय में कुछ विद्रोह हुए। विद्रोह हमने देख लिए थे, एक करके विद्रोह देख लेना कि पहले कौन सा विद्रोह हो रहा है, फिर कौन सा विद्रोह हो रहा है, फिर कौन सा विद्रोह हो रहा है। ठीक है, दक्षिण भारत तक पहुंचने वाला, सबसे नीचे तक पहुंचने वाला, महाभारत तक, तमिलनाडु की तरफ, यही शासक है। इसके समय में क्या हुआ? हरिहर बुक्का ने विजयनगर को की नींव डाल ली है, विजयनगर को अलग कर लिया है, तो ये भी हमने देखा था। बहमन शाह ने बहमनी वंश की स्थापना कर दी है, उसे स्वतंत्र कर लिया, तो ये भी हमने देखा था। इसी के समय में एक मंगोल आक्रमण हुआ जिसका नेता था तरमा सिरियन, ये हमने देख लिया। इसकी मृत्यु जब होती है तो बर्नी एक टिप्पणी करता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। मृत्यु कहाँ पर हो रही है? अब देखो यहाँ से कहानी शुरू होती है आगे की। 1351 की बात है ये। इसकी मृत्यु हो रही है कहाँ पर? ठट्टा में। ठट्टा ये सिंध में। सिंध कहाँ पर? पाकिस्तान में। अगर किसी को नहीं पता है, थोड़ा सा मैं देखो यहाँ पर दिखाना चाहूंगा आपको। ये जो भारत है, इस तरह से यहाँ पर पाकिस्तान का क्षेत्र आता है, ये वाला। तो इस तरह से पाकिस्तान है। पाकिस्तान में ऊपर क्या है? पंजाब, और नीचे क्या है? सिंध। तो इस गुजरात के इधर वाली साइड में इसी जगह पड़ता है ठट्टा। तो उस ठट्टा के लिए ये अभियान कर रहा था, रास्ते में ये बीमार पड़ गया और बीमार होने से इसकी मृत्यु हो जा रही है। अब जब इसकी मृत्यु हो गई, तो अब शासन कौन करे? क्योंकि अचानक से मृत्यु हो रही है, गद्दी पर इसने बिठाया नहीं है किसी को, तो अब शासन कौन करेगा? तो ये पक्षधर था, इसका एक भाई है, चचेरा भाई, ठीक है, जिसका नाम है फिरोज। तो उस फिरोज के लिए इसने पहले से ही सोच रखा था, मतलब कि फिरोज को गद्दी पर बिठाएंगे, और वो इसके चाचा का लड़का है, तो इसको गद्दी पर बिठाने के लिए सर्वसहमति से फिरोज को गद्दी पर बिठा दिया जाता है। ठट्टा में, ध्यान रखना, कहाँ पर 2 बार राज्याभिषेक होगा फिरोज शाह का? कहाँ पर? जहां पर इसकी मृत्यु हो रही है, तो वहीं पर फिरोज शाह को सुल्तान बना दिया जाता है। किसके द्वारा? अभी देखेंगे हम। बर्नी ने टिप्पणी, इसकी बर्नी की टिप्पणी, चलो पहले वही देख लेते हैं, क्योंकि फिरोज शाह को शुरुआत करनी है हमें। तो फिरोज शाह देखो, 1351 से 1388 तक इसने शासन किया है, और ये हिंदू माता से उत्पन्न है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है। बरनी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। मतलब पहले से ही ये मानता था कि मेरे बाद में जो गद्दी पर बैठेगा वो कौन बैठेगा? फिरोज शाह तुगलक बैठेगा। लेकिन वो इसको मौका नहीं मिला कि उसको गद्दी पर बैठा सके, अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करके वहां पर बैठा सके। लेकिन अचानक किस्मत होती है कि ये क्या होता है, ठट्टा के पास, यहाँ पर जो ये कौन था सुल्तान बनने से पहले? ये फिरोज शाह तुगलक कौन था? अमीर ए हाजिब। अमीर हाजी के पद पर था, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, जब ठट्टा में किसकी मृत्यु हो रही है? मोहम्मद बिन तुगलक की। तो वहीं पर क्या करता है, जो उलेमा वर्ग था उसके सहयोग से, क्योंकि इसने पहले ही, ऐसा बोला जाता है कि फिरोज शाह तुगलक को नियुक्त कर रखा था मोहम्मद बिन तुगलक ने, तो इसको उलेमा वर्ग क्या करता है, 1351 में मार्च में ही, ठट्टा में ही, उसी जगह पर, क्योंकि भाई राजा अगर हट जाएगा तो वहां पर सेना का नेतृत्व कौन करेगा? भले ही उसको घर तक आनी है सेना, लेकिन उसका नेतृत्व कौन करेगा? तो कोई तो चाहिएगा ना। तो वहां पर क्या किया, जो उलेमा वर्ग था उसने क्या काम किया कि भाई राजा की इच्छा ऐसी थी कि इसको गद्दी पर बिठाया जाए मरने के बाद, तो इसको गद्दी पर वहीं ठट्टा में बिठा दिया गया 1351 मार्च में। 2 बार राज्याभिषेक हुआ है, ये ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि किस शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ, तो फिरोज शाह तुगलक का। पहला राज्याभिषेक ये हुआ, और दूसरा अगस्त 1351 में जब ये आ जाते हैं दिल्ली में, तो दिल्ली में धूमधाम से ये अपना राज्याभिषेक कराता है कौन? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो 2 बार राज्याभिषेक हो जाता है इसका। सर हेनरी इलियट और एल्फिंस्टन ने फिरोज शाह को सल्तनत युग का अकबर कहा है। पूछा जाता है कि सल्तनत युग का अकबर कौन है? तो सल्तनत युग का अकबर कौन? फिरोज शाह तुगलक है, जिसको एल्फिंस्टन ने और हेनरी इलियट ने बोला है। क्यों बोला? इसकी आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों के कारण। मतलब क्या, इसका जो हम यहाँ पर देखेंगे काम, ये क्या कर रहा है? तो एक तो शुरुआत में मैंने बोला क्या, कट्टर मुस्लिम बन के दिखा रहा है। इसकी जो नीतियां हैं वो हिंदुओं के खिलाफ, मतलब उनको धर्म परिवर्तन हो जाए, वो प्रताड़ित रहे, लेकिन मुस्लिमों के बिल्कुल पक्ष में
उलेमा वर्ग के पक्ष में, उनको खुश करने के पक्ष में। भाई जो गद्दी पर बैठा रहा है उसको तो खुश करना पड़ेगा, सोच के देखो। तो इसका जो पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट बनेगा वो ये बनेगा। अच्छा, अब यहाँ से शुरुआत करते हैं हम। ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो ये बनेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक पहले ही क्या कर चुका है, राज्य को पूरी तरह खोखला कर चुका है, ठीक है। उसके समय में क्या हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, मैंने बताया था, मैप बनाकर शायद दिखा दिया था मैंने, कि ऊपर से मतलब कश्मीर से लेकर दक्षिण तक, ठीक है, कहाँ तक, माबर तक उसका क्षेत्र फैल गया था। माबर मतलब दक्षिण भाग, बिल्कुल तमिलनाडु में थोड़ा सा हिस्सा छोड़कर ऊपर, ठीक। तो पूरा भारत लगभग लगभग विस्तार हो गया है किसका, दिल्ली सल्तनत का। किसके समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। अब इसी वजह से उसने क्या काम, कोशिश की थी एक एडवांस लेवल पर जाकर, कि भाई राजधानी बीच में कर लेते हैं, महाराष्ट्र के दौलताबाद में पहुंचा लेते हैं, मतलब दौलताबाद देवगिरी। तो देवगिरी का पहले से ही लड़ाई चल रही थी, देवगिरी के शासक रामचंद्र से, वो कहानी मैंने बता दी है पूरी। तो तो क्या होता है, ये दिल्ली पर भी नियंत्रण, मतलब उत्तर भारत में भी नियंत्रण रख सके, दक्षिण भारत में भी नियंत्रण रख सके, उसके लिए क्या काम किया उसने, राजधानी परिवर्तन किया। और जनता को, जो यहाँ की दिल्ली की जनता थी, वहां से पूरी जनता को कुछ सूचना, मतलब कुछ नहीं बोला जाता है, लेकिन कुछ सेलेक्टेड पर्सन को, जो उसके अधिकारी वर्ग था, उसको सीधा सीधा बोल दिया जाता है, 3 दिन का टाइम दिया जाता है, और सीधा बोला कि आप दक्षिण भारत पहुंचो, ठीक है। मतलब वहां से दक्षिण, यहाँ पे पहुंचो दौलताबाद में। दौलताबाद उसका नाम रख दिया जाता है। अब जब अचानक से ऐसा हुआ, कोई भी प्रिपेयर था नहीं, तो वहां पर क्या होगा, फेल ही होगा वो। कुछ दिन वहां पर रहते हैं लोग, बड़े परेशान हो जाते हैं घर के बिना, मतलब जो उनका, आप सोचो, आप 20 साल से 30 साल से आपके पुरखे कहीं रह रहे हो, 100 200 500 साल से आपके गांव से, आपको उठाकर कहीं और भेज दिया जाए किसी और गांव में, तो आपका मन कैसे लग जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारी परेशानियां वहां वहां पर देखने लगी, वहां की जलवायु परिवर्तन की वजह से, है ना, बिल्कुल अलग चीजें। तो अब उसको वापस लौटना पड़ा, कहाँ पर, दिल्ली में। किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को। तो वही कहानी होती है कि अब एक तो उस राजधानी बनाने में पैसा खर्च करना पड़ा, उसको वापस लाना पड़ा। खुरासान अभियान किया, उसमें बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया, अंधाधुंध। सैनिकों की ट्रेनिंग की गई, उसमें पैसा बर्बाद कर दिया। कराची अभियान किया, वहां पे सैनिक ही मार दिए गए, मतलब वो अपने आप मरते चले गए। इस तरह के सिंचाई कर, लोग इतने परेशान हैं, लोग इसको खत लिखा करते थे, मतलब गुमनाम पत्र, कि बादशाह आप बहुत अच्छे नहीं हो, आप ऐसा करो वैसा करो, इस तरीके की कुछ बातें चर्चाएं होती थी। तो एक तो बादशाह के खिलाफ, मतलब ये सुल्तान के खिलाफ, बादशाह नहीं कहेंगे, सुल्तान ही कहेंगे हम इसे, सुल्तान के खिलाफ वहां की जनता पहले से ही थी, दिल्ली की जनता। वो उसको पहले ही पसंद नहीं करती थी। बर्नी यहाँ तक टिप्पणी कर गया कि इसके मरने पर जनता प्रसन्न होगी, और जनता इससे प्रसन्न हुई, ये जनता से प्रसन्न हुई, मतलब मुक्ति मिल गई दोनों को, है ना, उसकी आत्मा को मुक्ति मिली और जनता को आत्म तृप्ति मिल गई कि हाँ वो मर गया, खुशी मिल गई। तो जनता उसके मरने पर सोचो खुश हो रही है, तो जनता परेशान थी बहुत ज्यादा, जनता से इतना टैक्स लिया जाता था। तो सबसे बड़ी चीज, एक तो टैक्स बहुत ज्यादा लिया जा रहा है। अब दूसरी चीज, कि पैसा बहुत सारा खर्च कर दिया गया है। तीसरी चीज, जो इतनी ज्यादा परेशानियां, इतना ज्यादा क्षेत्र विस्तार था, तो हमने देखा कि क्या, हरिहर बुक्का ने अपना साम्राज्य विजयनगर अलग कर लिया, बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य अलग कर लिया। तो अपनी अपनी जगह अपने अपने लोग लेते चले गए, धीरे धीरे करके वो क्या हो रहा था, साम्राज्य छोटा हो रहा था। तो इसका कॉन्सेप्ट ये बना कि भाई जनता को खुश करना है, पहली चीज। और इन्होंने अगर ले लिया है, अगर मैं इनसे वापस लूंगा तो लड़ाई होगी, विजयनगर से भी होगी, बहमनी से भी होगी, सब जगह से लड़ाई होगी। उससे बढ़िया है कि अपना जो सीमित बचा हुआ दायरा है, उसी को लेके खुश रखो, और जनता को खुश करो, और उस क्षेत्र में ही शासन करो, ठीक है। तीसरी चीज, ये जो था, सोच के देखना, जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो क्या कर रहा था, अभी मैंने दिखा भी दिया, हालांकि पिछली क्लास करोगे तो डिटेल में समझ में आएगा। ऐसा ही शुरू शासक है, धर्मनिरपेक्ष शासक बन के रह रहा है वो, होली का त्योहार मना रहा है, हिंदुओं के बीच जा रहा है, उनके तीज त्योहारों में मतलब उनका साथ दे रहा है। तो सोच के देखो, मुस्लिम जनता खिलाफ है उसके, पूरी तरीके से खिलाफ है, ठीक है। उलेमा वर्ग को वो सत्ता में आने नहीं दे रहा, मतलब उनसे कोई बात नहीं कर रहा, डिस्कस नहीं कर रहा राजनीति को लेकर। जो उलेमा वर्ग, मतलब एक तरीके से ऐसा मान सकते हैं, जो नहीं जानते, कि जो धर्म गुरु हैं, एक तरीके से राजनीतिक गुरु हैं, धार्मिक रूप से और राजनीतिक रूप से, उनको वो मान ही नहीं रहा। तो वो वर्ग खिलाफ है उसके। तो सब लोग जहां खिलाफ हैं, कौन कौन खिलाफ है, दोबारा देखो, जनता खिलाफ है, अधिकारी वर्ग खिलाफ है, जिसको दिल्ली से दौलताबाद पहुंचा दिया जबरदस्ती करके, ठीक है। सैनिक खिलाफ है,
जिनको जबरदस्ती मार दिया गया, जिनको ट्रेनिंग पर भेजकर अग्निवीर की तरह और वापस बुला लिया गया 1 साल बाद ही। उसके अलावा उलेमा वर्ग खिलाफ है, सब लोग इसके खिलाफ हुए पड़े हैं, पैसा खर्च हो चुका है। तो अब फिरोज शाह का कॉन्सेप्ट ये बनेगा कि उन सारी चीजों को सही करे। तो यहाँ पर जितनी नीतियां हैं, ये जनता को खुश करेगा, मुस्लिम वर्ग को खुश करेगा, उलेमा वर्ग को खुश करेगा, अधिकारी वर्ग को खुश करेगा, सैनिक वर्ग को खुश करेगा। ठीक है। जो बेरोजगारी फैली है अग्निवीर टाइप से, है ना, जिनके शादी विवाह नहीं हो रहे, तुम तो भाई 1 साल बाद ही लौट के आ गए, ऐसा कैसे चलेगा? तुम तो 1 साल की ट्रेनिंग पे गए थे, तुम तो लड़ाई करनी थी वहां पे, कैसे आ गए? तो ये जो सब चीजें थी, हालांकि वो योजना मैं अभी भी कहूंगा, ये जितनी भी योजनाएं थी पिछली क्लास में उन्होंने बताया था कि जो मोदी जी ने अब इम्प्लीमेंट की है उनमें से कुछ योजनाएं इसने तब इम्प्लीमेंट कर दी थी इतने साल पहले, है ना, 800-900 साल पहले। तो कितना एडवांस लेवल पर इसने काम किया होगा, और सारे काम अच्छे थे, जैसे अभी भी सारे डेवलपमेंट के काम है, अच्छे काम है, वैसे ही तब काम अच्छे थे। लेकिन वो सही तरीके से सही रूप में लागू नहीं हो पाए और लोग उनको समझ नहीं पाए। ठीक है। तो अब इसका पैटर्न आप खुद समझ गए होंगे क्या बनने वाला है, तो इसकी नीतियों को अब देखते चलेंगे हम एक एक करके। कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है, अब यहाँ पर समझना है बस। आत्मकथा है इसकी, फुतुहात है फिरोज शाही, ध्यान रखना है ये फुतुहात है। ठीक है, फारसी भाषा में है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक, दूसरी चीज एक और है तारीख ए फिरोज शाही। तो इनमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है तारीख ए फिरोज शाही और फुतुहात ए फिरोज शाही में। फुतुहात ए फिरोज शाही, फुतुहात फिरोज शाह तुगलक ने खुद लिखी है इसलिए आत्मकथा है। और तारीख ए फिरोज शाही, इसके बारे में वृत्तांत किया है इसने बर्नी ने, जो इस समय का इतिहासकार है। तो ये क्या है, जीवनी है जो बर्नी ने लिखी है, दोनों चीजें अलग अलग है। और एक और किताब है इसी समय की, इस फिरोज शाह तुगलक के शासन से संबंधित, फतवा ए जहांदारी। जो ये उलेमा वर्ग है, शरीयत का कानून है, तो उस कानून के तहत जो भी नियम पारित किए जाते थे, उस किसने, बर्नी ने, फिरोज शाह तुगलक के उन नियमों को, उन सारी चीजों को फतवा ए जहांदारी, फतवा नाम से याद रख लेना, फतवा। तो फतवा ए जहांदारी किसने, और तारीख फिरोज शाही बरनी ने, और बाकी फतवाते फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक ने खुद लिखी है। तो शुरुआत हो गई है यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक की। एक बार देख लेना, सल्तनत युग का अकबर है, उलेमा वर्ग के सहयोग से पहली बार बना ठट्टा में, और फिर दिल्ली आके क्या करवाया। और बाकी ये फतवा ए फिरोज शाही, फतुहात ए फिरोज शाही जो भी है वो देख लेना। मध्यकालीन भारत का पहला कल्याणकारी लेकिन निरंकुश शासक, ध्यान से देखो, मध्यकालीन भारत का पहला कल्याणकारी शासक है जो कल्याण के काम करवा रहा है। कल्याण के काम कौन से करवा रहा है आगे जाके अभी डिटेल में दिखाने वाला हूँ। लोग खिलाफ है, हर हर वर्ग खिलाफ है, तो कल्याण के काम उसे करने पड़ेंगे। तो मैरिज ब्यूरो खोल रहा है ना, रोजगार दफ्तर खोल रहा है, कृषि विभाग खोल रहा है, मतलब ऐसे बहुत सारे विभाग बनाएगा। दीवाने बंदगान, जो गरीब लोग हैं, मजदूर वर्ग है, उनके लिए, महिलाओं के लिए अलग अलग बहुत सारे विभाग स्थापित कर देगा। तो कल्याणकारी काम का उसको करने पड़ेंगे, क्योंकि लोग पहले ही मोहम्मद बिन तुगलक से परेशान हैं। ठीक है, निरंकुश शासक है, निरंकुश का मतलब किसी के अंडर में नहीं है, अपनी स्वतंत्रता से काम कर रहा है। धर्मांध है, धार्मिक नीतियों में धर्मांध है, और ऐसे ही सुनो है। ठीक, मतलब सॉरी, मैं मोहम्मद बिन तुगलक के लिए इस शब्द का यूज शायद कर गया गलती से। अ, मैंने बताया था वो क्या है, वो धर्मनिरपेक्ष टाइप का शासक है, सभी धर्मों को मानने वाला। और ये किसी धर्म, मतलब केवल अपने धर्म को, मुस्लिम धर्म को मानने वाला। शब्दों की कई बार गलती हो जाती है, लेकिन फिर भी मैंने डिटेल में समझा दिया तो समझ गए होगे। ठीक है, सही सुनो ऐसे ही सुनो को जानते होगे सभी लोग। ठीक है, तो वो क्या था, सही सुनो, और ये ऐसे ही सुनो। तो धर्मांध और ऐसे ही सुनो है। अत्यधिक तुष्टीकरण की नीति अपनाता है। तुष्टीकरण मतलब एक खास वर्ग को, देखो इसको शब्द को सब लोग नहीं समझ पाते। इसका मतलब ये होता है, जैसे कांग्रेस के लिए बोला जाता है, भाजपा वाले बार बार बोलते हैं कि कांग्रेस के लिए कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। तो इसका मतलब क्या है, किसी एक खास वर्ग के लिए उसको ऐसा शब्द से ध्यान रखो, संतुष्ट, संतुष्ट करने के लिए अगर कुछ काम की जाते हैं किसी एक खास वर्ग के लिए ना, उसी के पक्ष में हम रहे हैं, तो उसको बोलते हैं तुष्टीकरण। तो तुष्टीकरण की राजनीति ये करता है, हिंदुओं के धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य करता है हिंदुओं को। तो कितना कैसा शासक है खुद देख लो। लेकिन साथ के साथ, क्योंकि ये क्या है, शरीयत, अभी हमने देखा फतवाए जहांदारी,
है ना, शरीयत के बने कानूनों को लागू करता है पूरी तरीके से, तो पीरों की मज़ारों पर मुस्लिम महिलाओं का जाना प्रतिबंधित कर देता है। तो मुस्लिमों के लिए भी जो हम एक पैटर्न देखते हैं पुराने इस्लाम का, मतलब जो चलता हुआ आ रहा है इस्लाम, और उसमें महिलाओं को जिस स्थिति में देखते हैं, है ना, पुरुष वर्ग का अधिकार महिलाओं पर, उसी को ये स्थापित करता है, क्योंकि महिलाओं का योगदान वहां पर राजनीति में नहीं है ना, तो यहाँ पर ये महिलाओं का वहां पर पीरों पर मज़ारों पर जाना बंद कर देता है, उस पर प्रतिबंध लगा देता है। दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने इस्लाम के कानूनों और उलेमा वर्ग को राज्य और शासन में प्रधानता दी। तो ये इस्लाम के कानूनों और उलेमा वर्ग को क्या कर रहा है, ये राज्य और शासन में प्रधानता दे रहा है। साथ के साथ मिस्र के अब्बासी खलीफा से 2 बार सुल्तान पद की स्वीकृति ली और स्वयं को खलीफा का नायब पुकारा कि मैं खलीफा का नायब हूँ। ये इतना ध्यान रख लेना कि 2 बार शासक बना है, 2 बार सुल्तान बना है, तो 2 बार ये क्या कर रहा है, ये ले रहा है, सुल्तान पद की स्वीकृति ले रहा है मिस्र के अब्बासी खलीफा। हालांकि ये उस समय पर नहीं है कि पहली बार जब राज्याभिषेक करा रहा है दूसरी बार, ऐसा नहीं, याद रखने के लिए केवल बता रहा हूँ। तो अब्बासी खलीफा, ये खलीफा कौन है, तो मैंने शुरुआत में जब इस्लाम धर्म का उदय बताया था, प्लेलिस्ट में जाकर देखना, वहां पर डिटेल में समझा रखा है, एक एक करके सारी क्लासेस बढ़ रही हैं अपनी। तो वहां पर बताया था इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, किस तरीके से जो हजरत मोहम्मद साहब हैं उन्होंने इस्लाम धर्म का उदय किया, फिर उसके बाद में क्या हुआ, ये तो क्या बनने लगे, ये खलीफा बनने लगे, और उन्होंने अपने अंडर में धीरे धीरे, मतलब उनके बाद में खलीफा बनते हैं तो पहले 5 खलीफा बनते हैं, 4-5, और उसके बाद में पांचवें के बाद में ये पैतृक हो जाता है, मतलब वंशानुगत हो जाता है। तो शुरुआती खलीफा बताए थे मैंने, कौन कौन थे, चारों के नाम बताए थे, अली भी उसमें था। तो 2 तरह के खलीफा बाद में हमें निकल के आते हैं और दोनों की लड़ाइयां आपस में रहती हैं, एक अब्बासी खलीफा और एक उमैयद खलीफा, तो वहां पर बता दिया है। तो अब्बासी खलीफा जो मिस्र वाली साइड में है, उनसे ये सुल्तान की उपाधि ले रहा है, और खलीफा का मतलब है इस्लाम का प्रवर्तक तो एक ही है, हजरत मोहम्मद, लेकिन इस्लाम को आगे बढ़ाने वाला पूरी दुनिया का नेता, एक खलीफा, और जितने भी इस्लाम को मानने वाले हैं सब उसको फॉलो करेंगे। और यहाँ पर ये यही दिखाना चाहता है कि मैं इस्लाम को मानता हूं, तो मैं इस खलीफा का एक नायब हूँ, नायब का मतलब एक सेनापति टाइप का हूँ, ठीक है। तो ये है सिक्कों पर, और इनको और ज्यादा दिखाने के लिए सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने, सिक्कों पर खलीफा का नाम, ठीक, जिससे वो खुश रहे। फतवा में पूर्व सुल्तानों का नाम पढ़ने की प्रथा शुरू की, तो पूर्व सुल्तानों का नाम भी ये पढ़ रहा है, मतलब पूरी तरीके से इस्लाम शासन जो ला रहा है वो यही ला रहा है, ठीक। राजस्व और ग्रामीण कृषि व्यवस्था में सुधार, कल्याणकारी कार्य कर रहा है, तो कैसे कर रहा है अब देखते चले जाओ। किसानों द्वारा अकाल के समय जो पूर्व सुल्तान से लिए गए ऋण थे, उन्हें क्या किया इसने, माफ कर दिया इन ऋणों को। हमने देखा कि क्या किया था, एक तकावी ऋण था, अभी देखा, एक सोन ऋण और एक तकावी ऋण, जो क्या करता था, मोहम्मद बिन तुगलक ने जारी किए थे। अब मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता था, उन्हें लेने जरूर है, वापस लेने हैं, लेकिन इसने क्या काम किया, जो पहले ऋण ले रखे थे, क्योंकि जनता पहले ही परेशान थी, तो जनता ने गुहार की कि भैया हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, सुल्तान ने सब लूट लिया, तो ये बोलता है कि चलो ठीक है, जो ऋण आपने ले रखे हैं वो माफ किए जाते हैं, तो वहां पर माफ कर दिए। पदाधिकारियों के वेतन में वृद्धि कर दी, पदाधिकारी भी परेशान थे, अधिकारी वर्ग परेशान है, तो उनके वेतन में वृद्धि करके उन्हें खुश कर दिया। जो भू राजस्व था वो 1/5 से 1/3 कर दिया, ठीक है, ये इतना राजस्व ले रहा है। 24 कष्टदारी, मैंने बताया कि क्या टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, और अलग अलग तरह के बहुत सारे टैक्स चल रहे हैं जो चलते हुए आ रहे हैं पहले से, जिसमें चरी था, घरी था, ऐसे बहुत सारे टैक्स हमने डिस्कस किए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ टैक्स लगाए, फिर उसके बाद में गयासुद्दीन तुगलक ने, फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने और बढ़ा दिए। तो वो जो टैक्स थे उन कष्टदायी टैक्सों को समाप्त कर शरीयत से मान्यता प्राप्त 4, आप 24 को ध्यान ना रखें तो कोई बात नहीं है, 4 महत्वपूर्ण, इसको ध्यान रखना है, कितने टैक्स लगाए, कहाँ से लगाए, जो शरीयत है, शरीयत का मतलब मुस्लिम कानून, तो मुस्लिम कानून यानी कि शरीयत से मान्यता प्राप्त जो 4 टैक्स होते हैं उसी को क्या काम किया इसने, लगा दिया, बाकी सारे जो कष्टदायी टैक्स थे जनता के लिए उसको हटा दिया। ये 4 टैक्स कौन कौन से हैं, पहला है जजिया, दूसरा है जकात, तीसरा है खराज, और चौथा है खुम्स। चारों पूछे जाते हैं कि जजिया कैसा टैक्स है, खुम्स कैसा टैक्स है, जकात कैसा है, और खुम ये कैसा है खराज।
तो जजिया एक पहला टैक्स है जो गैर धार्मिक कर है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, कई बार इसको हम धार्मिक कर बोल देते हैं, लेकिन ये गैर धार्मिक है। गैर धार्मिक का मतलब जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, जो मुसलमान नहीं है वो जिस टैक्स को पे करेंगे वो कौन है? जजिया कर। और जजिया कर बहुत पहले से चला हुआ आ रहा है। तो जब इस भारत में मुस्लिम आक्रमण शुरू हुए तो मैंने बताया था, पहले मोहम्मद बिन कासिम ये आ रहे हैं, सुबुक्तगीन अल्पगीन वगैरह आ रहे हैं, गजनवी गोरी ये सब आ रहे हैं, तो वहीं से ही टैक्स लगता हुआ रहा है। अब पिछली क्लासेज में देखना किसने पहली बार जजिया लगाया भारत में? बहुत पुराना शासक है, बहुत पुराना सुल्तान, जो यहाँ पर आके बसेगा भी नहीं, उसने टैक्स लगाया जजिया भारत में। ठीक है, तो जजिया के बारे में बस इतना है कि जजिया भारत में किस शुरुआत किसने की? जजिया ब्राह्मणों पर किसने लगा दिया, है ना? तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जजिया को हटाया किसने, लगाया किसने? किसी ने हटाया भी है बीच में। तो ये गैर धार्मिक कर है, गैर मुस्लिमों पर लगने वाला है, जो मुसलमान नहीं है मतलब हिंदुओं पर लगने वाला है। लेकिन ये ब्राह्मणों पर जो पहली बार लगा, ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन है? कौन है? तो वो फिरोज शाह तुगलक है। क्योंकि यहाँ पर शरीयत में इस तरह का कानून दिया हुआ है कि सभी जो गैर मुस्लिम हैं वो सभी एक टैक्स पे करेंगे जरूर। और वो जो टैक्स पे करेंगे वो केवल अपंगों, मतलब जो दिव्यांग लोग हैं, फिलहाल के लिए हम दिव्यांग कहते हैं, ये अपंग कहेंगे, तो जो विकलांग हैं उन पर नहीं लगेगा, महिला पर नहीं लगेगा, बच्चों पर नहीं लगेगा, मतलब जो उसे दे नहीं सकते, जो कमा नहीं सकते, वो उन पर नहीं लगेगा, बाकी सब पर टैक्स लगेगा। तो इसने क्या काम किया? ब्राह्मणों पर भी लगा दिया। जकात एक धार्मिक कर है जो सामान्यतः 2.5% के आसपास होता है। ये धार्मिक कर है जो मुसलमान खुशी से देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये धार्मिक रूप में ही दिया जाता है, ये सबके लिए यूज होता है। गै, गैर मुस्लिमों से लिया जा रहा है और सभी के लिए, मुसलमानों के लिए भी यूज होगा। ये मुस्लिमों से लिया जा रहा है और मुस्लिम धर्म के लिए ही यूज होता है। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा बोलते हैं कि ये और ये, तो अंतर मैंने बता दिया है कि ऐसा यहाँ पर है। खराज एक भूमि कर होता है जो ये लेता, और खुम्स होता है लूट का कर, जो किसी क्षेत्र को मतलब दूसरे देश का मतलब उस समय पर यह है कि जो हमारे अधिकार में नहीं है, वहां पर सेना गई है, वहां पर लड़ाई की है, उसको लूट कर जो पैसा ला रही है। तो हमने देखा कि क्या किया था, जो लूट का टैक्स होता था, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, 80% खुद रख लिया और 20% मात्र, पांचवा हिस्सा सैनिकों को दे दिया, तुम बांट लो, है ना, सेना को। लेकिन इसने क्या काम किया, सैनिकों को 80% दे दिया और खुद 20% राज्य के खाते में रखा, उल्टा कर दिया। तो 80% बहुत ज्यादा सेना को देना चालू कर दिया, जिससे सेना खुश रहे जो पहले से ही निराश थी। किसानों पर लगे जो तकावी ऋण था, मैंने बता दिया तकावी ऋण क्या होता है, जो अकाल के समय में ऋण दिया जाता है किसान को उस क्षति को पूर्ति करने के लिए, कि चलो ठीक है आगे काम करो। तो उस ऋण को इसने क्या कर दिया, माफ कर दिया। तो ये सारे अब देखते चले जाओ कि किस तरह से ये सबको खुश करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, नहरों और जलाशयों का निर्माण करवाया, हिंदुओं को खुश नहीं कर रहा क्योंकि उनसे इसको कोई लाभ नहीं है। ठीक है, नहरों और जलाशयों का निर्माण करवा रहा है। ठीक, नहरों का निर्माण करवा रहा है, खास तौर से कुछ नहरों को याद रखना है। नहरों का निर्माण हालांकि इल्तुतमिश से चालू हो गया है, और यहाँ तक हम नहरों का निर्माण को देखते हुए जा रहे हैं। तो नहरों का निर्माण करा है, जलाशयों का निर्माण करा है, हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाया, जो सामान्यतः 1/10% होता था। इसका मतलब ये है, अब आप सोचेंगे कि 4 टैक्स कहाँ है, ये 5 टैक्स हो गए। तो शरीयत में जो है वो 4 टैक्स हैं, लेकिन उसके अलावा अगर भाई किसान, मान लिया अभी भी होता है गाँव में सरकारी ट्वेल होती हैं, सरकारी कुएं, तो उन पर क्या होता है, आप जितना पानी चलाएंगे उतना पैसा देंगे वहां पर। तो एक इस टैक्स का मतलब केवल इतना था कि आप जो पानी यूज कर रहे हैं उस पानी की फीस, मतलब उसका बिल आप पे कर रहे हैं, तो उसको हके सर्व कहा जाता था, जो 1/10 होता था। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिया जाता था, जितनी ज्यादा आप सिंचाई करो, फसल पैदा करो, और उस सिंचाई में जो पानी का यूज हो रहा है उसके लिए आप पैसा दे दो। तो यहाँ मतलब फसल दे दो। तो पैसा तो कौन देगा, वहां पर फसल ही दे देते थे लोग, तो उसको हक सर्व कहा गया। सिंचाई के लिए 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया, मतलब बहुत सारी नहर बनवाई, लेकिन 5 बड़ी नहर थी जो इसने बनवाई, जिनमें से 2 को तो जरूर ही याद रखना है। पहली है उलूग खानी नहर, दूसरी है रजवाही नहर। दोनों के नाम पूछे जाते हैं। ये लगभग 150 मील के आसपास, और ये लगभग 100 मील के आसपास, 96 मील है ना। तो ये 150 और 100 मील के आसपास की 2 नहरें सबसे बड़ी नहरें थी जो इसने बनवाई। तो पहली नहर कहाँ थी, यमुना नदी से हिसार तक। ठीक है,
यमुना नदी से हिसार तक हरियाणा में ये नहर थी 150 मील की। उलूग खानी इसका नाम था, ध्यान रखना है कौन सी नहर उलूग खानी थी। दूसरी है सतलज से घग्गर नदी तक, मतलब लिंक कर रहा है ना, एक नदी से दूसरी नदी में लिंक करके पानी, और उसके आसपास सिंचाई के लिए छोटी छोटी नहरें। तो सतलज नदी से घग्गर तक रजवाही नहर, है ना, सतलज और घग्गर, रजवाही नहर। सिरमौर की पहाड़ियों से हांसी तक एक नहर बनवाई। घग्गर से फिरोजाबाद तक एक नहर बनवाई। फिरोजाबाद इसी के द्वारा बसाया गया शहर है, उसको अभी देख लेंगे। यमुना से फिरोजाबाद तक के लिए एक नहर बनवाई। तो देखो, घग्गर नाम याद रखना है, यमुना याद रखना है, सतलज याद रखना है। ठीक है, देखो ये यमुना से हिसार हो गई, सतलज से घग्गर हो गई, घग्गर से फिरोजाबाद, यमुना से फिरोजाबाद। ठीक, घग्गर से फिरोजाबाद, यमुना से फिरोजाबाद। ठीक, तो ये नहरें हो जाती हैं जो इसके द्वारा कुछ बनवाई गई। राज्य की आय में वृद्धि के लिए इसने 1200 फलों के बाग लगवाए। एक फलों के बाग हम देखेंगे मुगल काल में, है ना, एक व्यक्ति है, एक बादशाह है जो बहुत सारे बाग लगवाएगा। उससे पहले ये बाग लगवा देता है बहुत सारे। तो फसलों के लिए क्यों लगवा रहा है? जिससे कि एक्स्ट्रा इनकम होने लगे, ज्यादा से ज्यादा पैदावार, मतलब बाग से कुछ एक्स्ट्रा खर्चा हमारा निकलने लगे, तो उसके लिए ये बाग लगवा दिए। राज परिवार के उपयोग में आने वाली आवश्यक वस्तुओं और वह विलासिता की वस्तुओं के उत्पादन के लिए 36 शाही कारखानों की स्थापना करवाई, जो राज्य के द्वारा संचालित होते थे। अब देखो, सब लोग पहले से ही परेशान थे, तो एक वो वर्ग भी परेशान था, जो क्या था, जो जिसको बोलते हैं हम एक काश्तकार शिल्पकार वर्ग, है ना, जो हाथ का दस्तकार वर्ग होता है, जो जो ऐसी चीजें बनाता है जो शाही उपयोग में आने वाली है। अब इसने क्या काम किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने, वो उनको परेशान कर दिया। दौलताबाद ले जा रहा है, वहां काम करवा रहा है, यहाँ काम करवा रहा है, तो उसको परेशान कर दिया उस वर्ग को। अब बहुत ज्यादा वेतन उनको मिलता नहीं था, तो उसको भी खुश करने का काम किया। तो क्या काम किया, आवश्यक वस्तुओं के लिए जो राज परिवार के यूज में आती थी और विलासिता की वस्तुओं के उत्पादन के लिए 36 शाही कारखानों का निर्माण करवाया। और वहां पर इन कारखानों में मजदूर के रूप में किसको रखा? दोनों चीजें बता दे रहा हूँ, जो शिल्पकार हस्त के दस्तकार थे, तो उनके लिए जो पहले से चलते हुए आ रहे थे वो, और इसके साथ में जो मजदूर वर्ग था वैसे काम करने वाला था, लगभग 1,80,000 इसके पास में गुलाम थे, दास थे। उनमें से बहुत सारे गुलामों को यहाँ पर कारखानों में लगा दिया, अभी दिखाऊंगा आगे चल के। तो ये कल्याणकारी कुछ काम कर रहा है। कुछ इस विभाग स्थापित करवा रहा है, कौन से? जैसे कि राजकीय अस्पताल अभी भी क्या होते हैं, जिले में, कस्बों में अस्पताल होते हैं, है ना, तो वैसे ही ये राजकीय अस्पताल बनवा रहा है, जिसको दारुल सफा या दार उल सफा, एक ही बात है, ये कई बार ऐसे लिखा हुआ आ सकता है या ऐसे, एक ही बात है। तो दारुल सफा, ऐसे याद रखें, दवा दारू बोल देते हैं ना, दारू, दवा दारू सही चल रही है, तो दारुल सफा राजकीय अस्पताल स्थापित करवाए। दीवाने खैरात, बोलते हैं ना, खैरात में बांट दिया, खैरात में मिली हुई जागीर थोड़ी है तो खैरात किसके लिए? खैरात में बंटना मतलब खैरात गरीबों के लिए, गरीब महिलाओं और बच्चों के लिए एक दान विभाग, उनको दान दिया जाता, तो ये दीवाने खैरात। दीवाने बंदगान, बंदगान का मतलब जो बंदी हैं, और बंदी कौन है? दास या गुलाम है। तो जो बंदी बना लिए गए हैं, बंदी इधर उधर से क्या किए गए थे, इसके दरबार में दासों की संख्या सर्वाधिक थी, संख्या मैंने बता दी है, लगभग 1,80,000 बताया गया है। तो इसके दरबार में सबसे ज्यादा गुलाम देखने को हमें मिले हैं अभी तक पूरी दिल्ली सल्तनत के। तो ये इन गुलामों को अलग अलग कामों पे लगा देता था, और इसने आदेश दे रखा था कि भाई सेना को जहां से भी जाओ, लड़ने जाओ, तो वहां से अगर कहीं पर हार गया है कोई क्षेत्र, तो वहां से युवाओं को पकड़ लाओ, जो अच्छे हट्टे कट्टे हो, तंदुरुस्त हो, सुंदर हो, उन्हें पकड़ के लाओ, उन्हें हम अलग अलग कामों पे लगा देंगे। तो इस तरह से इसने बहुत बड़ा एक वर्ग इकट्ठा कर लिया, दासों का, गुलामों का। ठीक है, तो उसके लिए एक विभाग स्थापित करवाया, दीवाने बंदगान। ठीक, हालांकि ये जो सारे काम कर रहा है ना, इसको आगे दुखदाई साबित होंगे। इसी वजह से जो आगे के शासक हैं, सुल्तान हैं, वो आगे टिक नहीं पाते, क्योंकि इसने काम ऐसे कर दिए, बीज ऐसे बो दिए, है ना। दफ्तर रोजगार, रोजगार दफ्तर, रोजगार ब्यूरो इसने चालू करवाया बेरोजगारों के लिए, है ना, वहां पर अपना नाम पंजीकरण कराते और रोजगार ले लेते। मैरिज ब्यूरो की स्थापना करवाई, आप अभी देख रहे होंगे मैट्रिमोनियल साइट है, शादी.com, इसने वहां पर मैरिज ब्यूरो खुलवा दिया।
अनुवाद विभाग की स्थापना करवाई। अब ये जो अनुवाद विभाग था वो एक बड़ा स्पेशली विभाग है, जो क्या करता था, हिंदुओं के जो भी ग्रंथ वगैरह होते थे। अब ध्यान से समझना, कई बार यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई ये शासक जो है ये तो अनुवाद विभाग, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा आपको कि हिंदुओं के धर्म ग्रंथों को अनुवादित करने के लिए किस सुल्तान ने अनुवाद विभाग की स्थापना की, तो आप क्या करेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक कर देंगे या फिर अकबर कर देंगे। अकबर ने भी करवाया हालांकि, लेकिन दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं तो कुछ और कर देंगे, मोहम्मद बिन तुगलक कर देंगे। लेकिन अनुवाद विभाग स्थापित कौन करवा रहा है? एक कट्टर मुस्लिम शासक है जो हिंदुओं से नफरत करता है, हिंदुओं की अवहेलना करता है, उनका शोषण करता है, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करता है। तो वो अनुवाद विभाग क्यों स्थापित करवाएगा? ऐसा तो दिमाग में ही नहीं जाएगा। लेकिन अनुवाद विभाग को स्थापित करवा रहा है जिससे कि हिंदुओं की रीतियों को समझ सके, हिंदुओं को जान सके, हिंदुओं के ये जो सारी मान्यताएं हैं उनको जान सके, और उसके अकॉर्डिंग उनको मतलब या तो धर्म धर्म परिवर्तन करवा सके या फिर उनको उन मान्यताओं के खिलाफ जा सके। तो ऐसा इसने काम करवाया, ये अनुवाद विभाग स्थापित करवा के हिंदुओं के धर्म ग्रंथों को यहाँ पर अनुवादित किया जाता। और उस अनुवादित करने का एक उद्देश्य ये भी होता, आप अभी भी देखते होंगे बहुत सारे लोग मतलब हिंदुओं के धर्मों को हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों पर टिप्पणियां कर देते हैं, वो केवल इसलिए कि जो अभी धर्म ग्रंथ देखते हैं वो अनुवादित हैं बहुत सारे। और उसका एक साफ साफ यहाँ पर प्रमाण मिल रहा है कि एक ऐसा शासक जो हिंदू धर्म से नफरत करता है वो उसको अनुवादित करवा रहा है, तो उसमें वो उनकी जिससे कि अवहेलना हो ऐसी चीजें लिखवाता। भाई आप किसी, मान लिया आप किसी अलग लैंग्वेज का हिंदी में, मान लिया कुरान का हिंदी में अनुवाद करवाए, कोई पंडित जी अनुवाद करवा रहे हैं, तो वो तो अपने हिसाब से लिखेंगे ना उसको अनुवाद में, अपने हिसाब से किसी भी तरीके से वो लिख दें। तो इस तरीके से इसमें लिखा गया जिससे कि उनकी अवहेलना हो सके, एक रीजन ये भी था इस अनुवाद विभाग को स्थापित करवाने का। लेकिन हाँ, लोक कल्याणकारी विभाग इसने स्थापित करवाया। ये बात ध्यान रखनी है कि लोक कल्याणकारी विभाग किसने स्थापित करवाया। हज की व्यवस्था, हज का तो पता ही होगा, मुस्लिम जो हज की यात्रा पर जाते हैं, व्यवस्था पर व्यय करने वाला पहला सुल्तान था। हज व्यवस्था पर जो खर्च किया लोक कल्याणकारी काम के तहत, वो पहला सुल्तान कौन है? फिरोज शाह तुगलक है। ठीक है, तो समझते जाना एक एक चीज को। अब देखो और काम क्या कर रहा है। सेना में वंशवाद को बढ़ावा दिया। जो क्या किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने और अलाउद्दीन खिलजी ने कि भाई ये वंशवाद नहीं, योग्यता के आधार पर लोगों को लेना चालू कर दिया था। तो इसने क्या काम किया? सेना में वंशवाद को बढ़ावा दिया, सैनिकों के वेतन के रूप में भूमि प्रदान की। भूमि प्रदान की, जब भी हम देखेंगे इससे पहले क्या हो रहा है, नकद वेतन दे दिया जाने लगा। तो भूमि किसने प्रदान की थी? इक्ता व्यवस्था के तहत इल्तुतमिश ने, बहुत पहले, याद दिलवा रहा हूँ कुछ चीजों को फ्लैशबैक में जाके। ठीक है, लेकिन बीच में क्या हुआ, नकद वेतन चालू कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब इसने क्या किया, वापस भूमि देनी चालू कर दी, और इसने वंशवाद को बढ़ावा दे दिया। वंशवाद में यहां तक कि जो अ, अच्छी पोस्ट पर होते थे, जैसे ब्रिटिश काल में भी आपने देखा, जो अच्छी पोस्ट पर हैं, राजशाही जगह पर हैं, उन सब के लिए क्या काम किया इसने? ऐसी जगहों के लिए मुस्लिमों को नियुक्ति होती, जो साधारण काम पर होते, निचले तबके पर होते, उसमें हिंदुओं को ये नियुक्त कर लेता था। ठीक है, दूसरी चीज, वंशवाद के तहत जागीरें यहाँ पर भूमि प्रदान की जाती थी। और इतना तक होता था कि अगर किसी का कोई बूढ़ा मर गया है, मतलब जो किसी पद पर है, उसके बेटे को दे दिया जाए, बेटा नहीं है बेटी को दे दिया जाए, बेटी नहीं है तो उसके दामाद को दे दिया जाए, मतलब किसी भी तरीके से उसके पास में ही रहे, कहीं और विभाग ना जाए। तो इतना तक कर दिया इसने। सेना में इस तरह से क्या हुआ, जब सबको ये पता चलेगा, ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में सेना में भ्रष्टाचार उत्तम, मतलब सबसे ज्यादा पहुंच गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के। जब भैया आपको पता हो कि कि अगर आप हैं तो सरकारी नौकरी पर आप हैं, है ना, टीचर बन गए मान लिया, तो आप हैं, आपने पीजीटी क्वालिफाई किया, आप टीचर बन गए। अगर आप नहीं रहेंगे तो आपका बेटा टीचर बनना है, तो बेटा क्यों मेहनत करेगा? आप क्यों मेहनत करेंगे, क्यों अच्छे से पढ़ाएंगे? आप तो बस सरकारी नौकरी मिल रही है, पैसा आ रहा है, काम खत्म, बेटे को मिल ही जाना है ना। तो वहां पर भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा फैल गया। हटना है, मैं हट जाऊंगा किसी वजह से तो बेटा रहेगा। ठीक, तो ये था। सॉरी, फिरोजाबाद नगर बसाया, जो फिरोज शाह कोटला है वो बसाया, दिल्ली के पास ही। फिरोज शाह कोटला, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, फतेहाबाद,
फतेहाबाद शायद यहाँ पर डलना रह गया है। फतेह इसका बेटा था, सबसे बड़ा बेटा, जिसको ये बड़ा चाहता था, है ना। उसी को इसने अपना उत्तराधिकारी भी नियुक्त किया था, लेकिन किसी वजह से वो नहीं रह सका। तो फतेहाबाद उसकी याद में बसाया है, इसको ध्यान रखना, फतेहाबाद। क्योंकि कई बार हम क्या कर देते हैं, हम कर देते हैं फतेहाबाद को फतेहपुर सीकरी सोच के अकबर, लेकिन फतेहाबाद किसने बसाया है? फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर नगर की स्थापना की है किसकी याद में? जोना खान। जोना खान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो क्योंकि वो इसको उत्तराधिकारी अपना बना रहा है, तो उसके लिए तो कुछ फर्ज बनता है ना। तो जौनपुर नगर की स्थापना अपने भाई के लिए, जौनपुर मतलब जोना खान के लिए, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। हिसार शहर भी इसने ही बनवाया। और सारे काम जो देखोगे आप, फिरोजाबाद और हिसार में देखोगे, पांच बड़ी नहर देखोगे, तो कहाँ से जा रही थी? यमुना से हिसार, है ना, इस तरीके से। तो ये हिसार शहर बसाया। आकाशीय बिजली से ध्वस्त हुई कुतुब मीनार की पांचवी मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया। ठीक है, इसने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई। कुतुब मीनार से रिलेटेड कुछ नाम हैं, वो आपको पता ही होंगे, पहले मैंने बता दिए हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत करवाई, फिर आगे चल के इल्तुतमिश ने उसको पूरा करवाया, 3 मंजिल बन चुकी थी। फिर आगे चल के ये मरम्मत करवा रहा है, एक अंग्रेज भी मरम्मत करवाएगा। तो ये हो गया। तांबे का अद्धा, है ना, अद्धे का मतलब आधा, और चांदी का बिख, बिख मतलब चौथाई होता था। तो ये सिक्के चलाए। ठीक है, चांदी का बिख और तांबे का अद्धा। जैसे हम देखेंगे टंका और जीतल, है ना, इस पहली चालू हो चुके थे बहुत पहले। तो वैसे ही तांबे का अद्धा और चांदी का बिख, ये दो सिक्के चलाने वाला कौन है? फिरोज शाह तुगलक। अशोक के दो स्तंभों को दिल्ली लाया, और कहाँ दिल्ली लाया, और फिर अपनी नई राजधानी फिरोजाबाद में स्थापित कर दिया। फिरोजाबाद शहर बसाकर उसको राजधानी बना रहा है, और वहीं पर ये स्थापित हो गए। फिरोज शाह कोटला, है ना। टोपरा पहला कौन सा है? एक स्तंभलेख अशोक का। तो टोपरा अभिलेख, टोपरा मतलब हरियाणा जगह है। हालांकि इसके ऊपर अलग अलग थोड़े से मतभेद है इतिहासकारों में, लेकिन फिर भी हम जो सही मानते हैं वो टोपरा को ही मानते हैं, हरियाणा से। कि हरियाणा से ये दिल्ली, फिरोज शाह कोटला फिरोजाबाद में स्थापित कर दिया गया। दूसरा एक अभिलेख है मेरठ स्तंभलेख। मेरठ के से अपने शिकार महल, अपने इसका एक महल है फिरोजाबाद में, शिकार महल, वहां पर स्थापित कर दिया। तो उसको लाने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक। अशोक के स्तंभों को दिल्ली लाने वाला कौन है? फिरोज शाह तुगलक। कौन कौन से? टोपरा और मेरठ स्तंभलेखों को। फिरोज शाह के समय बंगाल दिल्ली सल्तनत से बाहर हो गया, बंगाल आपा अलग हो गया। और बहमनी और विजयनगर पहले ही अलग हो चुके थे। फिरोज शाह ने जाजनगर के शासक भानुदेव तृतीय पर आक्रमण किया और प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर को लूटा और नष्ट कर दिया। आप अभी भी देखते होगे उड़ीसा में जगन्नाथ यात्रा सब फेमस है, सभी को पता है। तो वो जो जगन्नाथ मंदिर है उड़ीसा का, ये जगह है जाजनगर, ठीक, पहली पुरानी। तो इस जाजनगर का एक शासक होता था भानुदेव तृतीय। इस पर आक्रमण किया, इसे हटाया, और यहाँ का जो मंदिर था प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर, उस मंदिर को लूटा, क्योंकि वहां पर खजाना बहुत ज्यादा आता था। तो उसको लूटा और उसको नष्ट कर दिया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने, ध्यान रखना है। इसके बाद कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, कांगड़ा का भी पता होगा, है ना। तो इस कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का सफल अभियान किया। वहां के ज्वालामुखी मंदिर, कांगड़ा में कौन सा है? ज्वालामुखी मंदिर, सभी को पता होगा इस चीज का। तो इस मंदिर से लगभग 1300 संस्कृत ग्रंथों को प्राप्त किया और इनका फारसी में अनुवाद अपने हिसाब से करवाया। ठीक, तो ये हो जाता है। तो दो मंदिर हम देख रहे हैं, कौन कौन से? एक जगन्नाथ मंदिर और एक कौन सा? ज्वालामुखी मंदिर। दोनों को कौन लूट रहा है? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, दोनों पर दोनों को कर रहा है। अंतिम सैनिक अभियान कहाँ पर हो रहा है? थट्टा में। इसको ध्यान रखना है, थट्टा बहुत फेमस जगह, मतलब कई सारे शासक आपको थट्टा में दिखेंगे, मरते हुए उठते हुए ऐसे। इससे पहले हो ही चुका है, कौन हो चुका? मोहम्मद बिन तुगलक थट्टा में ही मरा था। थट्टा में इसका फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक हुआ, पहला राज्याभिषेक मार्च 1351 में, है ना, जो उलेमा वर्ग ने करवाया था। और थट्टा में ही क्या हुआ, ये इसका जो आखिरी अभियान है वो भी थट्टा में हुआ, जहां इसे सफलता नहीं मिली। ठीक है, तो ये थट्टा। अब से फिरोज शाह तुगलक तो हो गया समाप्त, क्योंकि वो आखिरी अभियान था, उसके बाद ये मर गया। अब 1300 के बाद में 1388 में जब इसकी मृत्यु होती है,
तो इसके उत्तराधिकारी जो हैं वो कौन-कौन हैं और उनमें से एक उत्तराधिकारी को खास तौर से याद रखना है क्योंकि उसके समय में कुछ काम होंगे। फतेह खां को इसने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था लेकिन वो गद्दी पर नहीं बैठ पाया, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया। ठीक है, इसकी मृत्यु कब हो जा रही है? 1388 में। तो इसके उत्तराधिकारी कौन गद्दी पर बैठेंगे? तो उनका बस क्रम याद रखना आपको। गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय। गयासुद्दीन तुगलक शाह पहले वाला एक अलग था जो कौन मोहम्मद बिन तुगलक का पिताजी थे, है ना, गयासुद्दीन तुगलक। और ये गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय है, दूसरा वाला जो तुगलक शाह के नाम से फेमस होता है। 1388 से 89 ये शासक बनता है, मतलब एक डेढ़ साल के लिए। अबू बक्र इसके बाद में शासक बना 1389 से 90। उसके बाद नसरुद्दीन मोहम्मद शाह 1390 से 94, 4 साल के लिए शासक रहा। अलाउद्दीन सिकंदर शाह मात्र डेढ़ माह के लिए, ठीक है, मतलब 1 महीना 16 दिन के लिए ये शासक रहा था टोटल। कौन? इसको हुमायूं के नाम से जाना जाता था पहले, लेकिन इस गद्दी पर जो बैठता है ये अलाउद्दीन सिकंदर शाह के नाम से बैठता है। तो इनका केवल क्रम याद रख ले। तुगलक शाह द्वितीय, उसके बाद में अबू बकर, अबू बकर के बाद में मोहम्मद शाह, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, उसके बाद में अलाउद्दीन सिकंदर शाह। ठीक है, और ये 1394 से 88 से 94 तक निपट गए। अब कौन आता है? नासरुद्दीन महमूद शाह। इसको ध्यान रखना है थोड़ा सा। नासरुद्दीन महमूद शाह तुगलक वंश का अंतिम शासक, पहली बात तो ये याद रखना। 1394 से 1212-13 तक ये शासन करेगा। ठीक है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन है? नासरुद्दीन मोहम्मद शाह। इसके बारे में देखते हैं ये कौन है क्या है, क्योंकि यहीं पर खत्म कर लेंगे हम तुगलक वंश को। तो चलिए हो जाएगा। नासरुद्दीन मोहम्मद शाह के शासनकाल ये 1398-99 में। इसके शासनकाल में ही समरकंद के शासक तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया। महमूद दिल्ली छोड़कर भाग गया और 1405 में तैमूर की मृत्यु के बाद ही वापस लौटा। ठीक है, तो सभी को तैमूर लंग का पता होगा, तैमूर लंग का नाम सुना होगा कि वो किस तरह से आक्रमण करता था, खूंखार शासक था। तो समरकंद का, समरकंद मतलब पश्चिम की तरफ, है ना, तो वहां का ये शासक है तैमूर लंग। पूरे मध्य एशिया को जीतता हुआ जा रहा है ये। और जब भारत की तरफ बढ़ रहा है तो जब इसको पता चला कि इसने आक्रमण कर दिया है तो यह वहां से छोड़कर भाग जाता है। कौन? नसरुद्दीन मोहम्मद महमूद शाह। पूछा जाता है कि तैमूरलंग का आक्रमण दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समय पर हुआ? तो किसके समय पर हुआ? नसरुद्दीन महमूद शाह। कब हुआ? 1300, लास्ट, बिल्कुल लास्ट की बात है, ऐसे याद रखो, बिल्कुल लास्ट की बात है, 1398-99 में। ठीक है, इसका आक्रमण हुआ। अब जब महमूद शाह, सॉरी, तैमूरलंग मर जाता है, यहाँ से हालांकि चला गया, अपने उत्तराधिकार को यहाँ पर छोड़ गया, लेकिन जब वो मर जाता है तो उसकी मृत्यु के बाद ये दिल्ली वापस लौटता है 1305 में। तैमूर भारत से वापस जाते समय मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर के सूबेदार खिज्र खां को नियुक्त कर जाता है। मैंने अभी बताया अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर गया ये। तो तैमूर लंग यहाँ पर आया 1398-99 में, यहाँ पर आक्रमण किया। जो ये नसरुद्दीन महमूद शाह है छोड़कर भाग गया। वो यहाँ पर क्या करता है? यहाँ पर खिज्र खां को नियुक्त कर जाता है, हालांकि दिल्ली में नहीं, यहाँ कहाँ? मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर में। किसको? खिज्र खां को। बार बार बोल रहा हूँ, खिज्र खां को नियुक्त कर गया। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? क्योंकि अभी जब आप देखेंगे सैयद वंश, तुगलक वंश के बाद कौन आएगा? सैयद वंश। तो सैयद वंश का संस्थापक कौन है? खिज्र खां। और वो खिज्र खां कौन है? वो यही खिज्र खां है जिसको कौन? तैमूर लंग स्थापित बसा कर गया था। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो सैयद वंश, खिज्र खां, यहाँ से शुरुआत होगी। तो नासरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में जौनपुर, गुजरात, खानदेश, मालवा, दिल्ली से पूर्णतः स्वतंत्र हो गए। जब पूछा जाता है ना कि कौन सा किसके समय पर स्वतंत्र हुआ, जैसे बहमनी, विजयनगर किसी के समय पर स्वतंत्र हुए, बंगाल, मालवा किसके समय पर स्वतंत्र हो रहे हैं, तो इसके समय पर। जौनपुर, गुजरात, खानदेश, ये मालवा वगैरह इसके समय पर। सॉरी, बंगाल तो पहले ही हो गया था, इससे पहले फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे ही। तो ये इसके समय पर स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक, ख्वाजा जहां को सर्क, ठीक है, ख्वाजा जहां ख्वाजा जहां को मलिक उस सर्क यानी कि पूर्व का स्वामी की उपाधि देकर जौनपुर का प्रमुख बना दिया इसने। उसने जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की। जौनपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। इस जौनपुर में कौन सा वंश चला था सल्तनत काल में? सरकी वंश। उस सरकी वंश का संस्थापक कौन था? सरकी मतलब सर्क, और वो सर्क कौन? मलिक उस सर्क।
और मलिक उस सर्क का नाम क्या था, सही नाम, तो वो ख्वाजा जहां था। ठीक है, सारी चीजें मैंने बता दी हैं। और ख्वाजा जहां को ये उपाधि किसने दी? तो देखो ख्वाजा जहां है कौन उस समय पर? है ये वजीर, ध्यान रखना, वजीर। और ये नृप निर्माता का काम कर रहा है, जो गद्दी पर बिठाने का काम कर रहा है इसको, वो यही कर रहा है ना, गद्दी चलाने का काम। तो शासन चलाने का काम वो इसी के हाथों में है, तो इसको मलिक उस सर्क की उपाधि दी है। और जौनपुर का मतलब बिठा दिया गया, जौनपुर का प्रमुख बनाया, और जौनपुर का प्रमुख बनाते ही इसने क्या काम करा? सर्की राज्य की स्थापना की। तो जौनपुर स्वतंत्र हुआ किसके टाइम पर? नसरुद्दीन महमूद के टाइम पर। और यहाँ पर जौनपुर राज्य में, जौनपुर में सर्की राज्य की स्थापना हो जाती है। नसरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु 1412-13 में के बाद सरदारों ने सर्वसम्मति से दौलत खान लोधी को सुल्तान बनाया। तो अब जब ये मर गया तो दौलत खां लोधी को सुल्तान बना दिया गया। और इस दौलत खां लोधी को हटाकर कौन दिल्ली में आ जाता है? ये खिज्र खां। और जब ये खिज्र खां आ जाएगा तो खिज्र खां क्या करेगा? अपना अगला वंश स्थापित करेगा, जिसको हम बोलेंगे सैयद वंश। तो एक बार देख लेना, इसके शासनकाल में कौन आ रहा है? तैमूर लंग आ रहा है, ये छोड़कर चला गया। तैमूर खां का कर गया यहाँ मुल्तान वगैरह में, हिजर खां को बिठा गया। इसके बाद में क्या हो रहा है? इसके शासनकाल में जौनपुर वगैरह अलग हो रहे हैं, क्योंकि जौनपुर के मलिक उस सर को वहाँ का अधिकारी नियुक्त कर दिया इसने, ख्वाजा जहां को। उसने सरकी राज्य की स्थापना कर दी। जब ये मरता है 12-13 में, तो क्या होता है? इसकी सबकी सरमति से दौलत खां लोधी को राजा, सॉरी, शासक बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा कौन सा? तुगलक वंश। तो तुगलक वंश यहाँ पर समाप्त होता है। एक एक चीज को लेकिन अभी छोड़ना मत, इसको एक बार हल्का सा रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है? बस इससे पहले अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके आगे बढ़ा देना, ठीक है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट साथ में जुड़ सके। चलिए एक बार नज़र मारते चले जाओ, मैं कुछ नहीं डिटेल दे रहा हूँ यहाँ पर, नज़र मारते चले जाओ कि किस किस चीज़ को ध्यान रखना है। तो हिंदू माता से उत्पन्न है, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई है, अमीर और हाजिब के पद पर है। ठट्टा में राज्याभिषेक हुआ, दिल्ली में राज्याभिषेक हुआ। इसको क्या सल्तनत युग का अकबर कहा गया है। फुतुहात ए फिरोज शाही इसकी आत्मकथा है, जबकि तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी इसके लिए लिखी है किसने? बर्री ने। इसके अलावा जब आगे चलते हैं तो कॉन्सेप्ट मैंने समझा रखा है। पहला कल्याणकारी निरंकुश शासक है, ऐसे ही शुरू है, धर्मांध है, तुष्टिकरण की राजनीति अपनाता है, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाता है पीरों पर, मुस्लिम का, महिलाओं का प्रतिबंध लगा देता है। दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने इस्लाम और उलेमा वर्ग से और शरीयत को मान्यता देकर शासन किया। अब्बासी खलीफा से 2 बार सुल्तान की उपाधि ले जाता है। खलीफा का पद अंकित करवाता है, नाम अंकित करवाता है, और खुतबा में पूर्व सुल्तानों का नाम लिखवाता है। इसने कुछ कार्य किए, सुधार कार्य, तो उसमें किसानों को ऋण जो दिए गए थे उनको माफ कर दिया, पदाधिकारियों के वेतन भत्ते बढ़ा दिए, भू कर जो था वो कम कर दिया, जो कष्टदायी कर थे उनकी जगह 4 शरीयत से मान्यता प्राप्त जजिया, जकात, खराज, खुम्स, एक एक बता दिया मैंने, उनको लगा दिया। किसानों पर तकावी ऋण को माफ कर दिया, ये ऑलरेडी बता दिया। उसके अलावा सिंचाई की व्यवस्था करवाई, नहरें बनवाई, और सिंचाई की दर 1/10 कर दी, हके सर्व। उसके अलावा उलूग खानी एक नहर बनवाई जो यमुना नदी से कटी हुई थी और हिसार तक जाती थी, 150 मील की। उसके अलावा 96 मील की एक नहर बनवाई जिसको रजवाई ही नहर बनाया बताया। तीसरी नहर, चौथी नहर, पांचवी नहर देख लेना एक बार। बाग बनाए जिससे एक्स्ट्रा इनकम हो सके। उसके अलावा इसके विलासिता और वस्तुओं को बनाने के लिए कुछ कारखाने स्थापित करवाए। उसके अलावा कुछ विभाग स्थापित करवाए, दारुल सफा, चिकित्सा विभाग, खैरात, दीवाने खैरात गरीब महिलाओं बच्चों के लिए, बंदगान गुलामों के लिए। इसके समय में गुलाम जो थे वो सबसे ज़्यादा थे इसके समय में, 1,80,000। दफ्तर रोजगार, रोजगार ब्यूरो, मैरिज ब्यूरो, अनुवाद विभाग, लोक कल्याण विभाग। हज को पहला शासक था जिसने क्या किया? व्यय किया, खर्चा किया हज पर। सेना में वंशवाद और सैनिकों के भत्ते, भूमि दे दिया वेतन के बदले। यहाँ पर सेना में भ्रष्टाचार इसके समय में फैल गया। फिरोज शाह, फिरोजपुर, फिरोज शाह कोटला, फतेहाबाद, जौनपुर, हिसार सब इसने बसाए हुए हैं। कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण मतलब मरम्मत करवाई है। यहाँ पर बिख और अद्धा ये इसने 2 सिक्के चलवाए। टोपरा के अभिलेख को, मेरठ के अभिलेख को ये दिल्ली ले आया। उसके अलावा यहाँ पर फिरोज शाह के समय में बंगाल दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण से बाहर हो गया, ये मैंने बता दिया।
यहाँ पर जाजनगर के सुल्तान भानुदेव तृतीय पर आक्रमण किया, जगन्नाथ मंदिर को लूटा। उसके अलावा कांगड़ा पर अभियान किया और वहां के ज्वालामुखी मंदिर को इसने तबाह कर दिया। वहां से ग्रंथ प्राप्त हुए, उनका फारसी में अनुवाद करवाया, अनुवाद विभाग के तहत। ठट्टा में उसका आखिरी आक्रमण हुआ और यहीं पर अब हो जाती है उसकी मृत्यु। इसकी मृत्यु के बाद तुगलक शाह द्वितीय, अबू बकर, नासरुद्दीन, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह और उसके बाद में नासरुद्दीन महमूद शाह। ये मोहम्मद शाह, ये महमूद शाह, ठीक है। ये रहे नासरुद्दीन महमूद शाह के समय पर कुछ काम होंगे। तो नासरुद्दीन महमूद शाह के समय इसका एक तैमूर लंग आता है, दिल्ली से ये भग जाता है। उसके बाद में इसको खिज्र खां को यहाँ पर सूबेदार बनाकर छोड़ जाता है तैमूर लंग। इसके अलावा जौनपुर, गुजरात, खानदेश, मालवा, ये सब दिल्ली से अलग हो जाते हैं। इसी के इसी के समय पर ख्वाजा जहां ने मलिकुस सर्ग, जिसको उपाधि दे दी थी मलिकुस सर्ग की, उसने जौनपुर को अलग किया और स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इसके समय पर ध्यान रखना है, इसके समय पर जो अलग होने वाला सबसे महत्वपूर्ण राज्य है वो कौन सा है? जौनपुर क्षेत्र। नसरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु के बाद कौन? दौलत खां लोधी अगला सुल्तान बनाया जाता है, ठीक है। चलो, ये हो गया हमारा। क्लास अच्छी हो लगी हो तो इसे लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ें, जिससे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हम अच्छे से पढ़ाई कर सकें। चलिए मिलते हैं अगली क्लासेज में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।